हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका कटार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी का यूनिट 3 पढ़ रहे थे, तो आज हम यूनिट 3 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका पार्ट 3 आज रहने वाला है, जिसके अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कि अब तक हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी कि टोटिपोटेंसी क्या होती है और जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो उसकी यूजेस, फंक्शंस और किस-किस चीज़ों में बेनिफिशियल होता है, वो फार्मास्यूटिक्स में कहाँ पे काम आता है, मेडिसिनल यूजेस क्या-क्या होते हैं, कि कौन से प्लांट्स हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स कैसे बना सकते हैं और कंजर्व कैसे कर सकते हैं उनको। तो इससे आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम जो न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं उसके अंदर कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स रहना ज़रूरी है ताकि प्लांट्स को सूटेबल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट मिल सके और वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए। तो इसके अंदर है प्लांट टिश्यूज रिक्वायर एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हम प्लांट टिश्यूज को ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली, तो उनके अंदर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। तो वही न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसके अंदर है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कि न्यूट्रिएंट मीडियम के कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कि कौन-कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आएँगे इसके अंदर। इसके अंदर है रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। इसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करें तो वो है नाइट्रोजन का फंक्शन की अगर बात करें तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो भी टिश्यूज़ उसके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाता है जो जो उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फास्फोरस हो गया, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर करने में मदद करता है। पोटेशियम का मेन फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम एक्टिवेशन मतलब ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ताकि रिएक्शन हो, वो डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो और प्लांट को ग्रोथ में सपोर्ट मिले, हेल्प हो। इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर ही रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया और बोरॉन हो गया। इसके बाद में भी इसके फंक्शंस की बात करें हम तो इसके अंदर है हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ये एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या रिड्यूस करते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं बेसिकली ये। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं ये, उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इसके बाद में कार्बन सोर्स आता है जिसके अंदर है यूजुअली सुक्रोज इज यूज्ड। और कार्बन सोर्स के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर में जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसके अंदर बेसिकली सुक्रोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन स्केलेटल्स बिकॉज़ कल्चर्ड सेल्स कैन नॉट परफॉर्म सफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और कार्बन स्केलेटल्स प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो कल्चर्ड सेल्स होती है वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम सुक्रोज को यूज़ करते हैं इसके अंदर कार्बन सोर्स के रूप में। इसके बाद में विटामिन्स आते हैं जिसके अंदर एग्जांपल्स की बात करते हैं जैसे थायामीन हो गया, पाइरोडक्सिन हो गया, निकोटोनिक एसिड हो गया। और इसके फंक्शन की बात करें हम तो वो है हेल्प इन मेटाबॉलिज्म एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, कहीं न कहीं उनके मेटाबॉलिज्म में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है ताकि सेल्स प्रॉपर्ली डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो और फास्ट ग्रो करे। और एंजाइम एक्टिविटी के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके बाद में अमीनो एसिड्स आते हैं जिसके अंदर है प्रमोट सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब अमीनो एसिड्स क्या करते हैं कि सेल्स के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं जिससे प्लांट जल्दी-जल्दी ग्रो होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा देते हैं जो कि बेसिकली प्लांट ग्रोथ में ही इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि प्लांट जल्दी-जल्दी ग्रो होते हैं और हम मल्टीपल अमाउंट के अंदर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। इसके बाद में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बेसिकली वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑक्सिन्स। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो आईए होता है, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड आता है इसके अंदर। एनए आता है मतलब नेपथलीन एसिटिक एसिड आता है इसके अंदर। और 2,4-डी होता है जिसको बेसिकली 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये जो 2,4-डी है इसे वीड किलर के रूप में भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करते हैं जैसे ये रूट फॉर्मेशन में मदद करता है, रूट को फॉर्म करने में मदद करता है ये प्लांट की न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर। और सेल एलोंगेशन मतलब सेल्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद में साइटोकाइनेस आते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे काइनेटिन हो गया और बीएपी हो गया। और बीएपी को बेसिकली बेंजाइन अमीनो प्यूरिन बोलते हैं।
इसके फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे शूट फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर मदद करता है, जिससे सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं। इसके बाद जिबरेलिन्स आता है, इसके फंक्शन की बात करते हैं, स्टेम इलोंगेशन के अंदर हेल्प करते हैं, मतलब तने को मजबूत करते हैं, फिर उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके बाद में सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद में आता है अगार, जिसके अंदर है यूज्ड एज़ सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब इसे सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि कभी-कभी जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उसको सॉलिडिफाइड मीडियम के अंदर भी यूज़ में लिया जाता है, तो वहाँ पे अगार ऐड किया जाता है उसके अंदर। इसके बाद में मैक्स मीडियम जेल लाइक, मतलब ये जो भी मीडियम होता है उसको जेल लाइक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे लिक्विड है तो उसे जेल लाइक कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में आता है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चर, मतलब जो कल्चर होता है उसे कैसे उसकी कैसे ग्रोथ होती है और उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसे मेंटेनेंस कैसे करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पार्ट आता है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, मतलब एक्सप्लांट जो होता है जिससे हमें प्लांट टिश्यू और या फिर प्लांट सेल्स कलेक्ट करके ग्रो करना होता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, उस प्लांट को बेसिकली एक्सप्लांट बोलते हैं। इसके अंदर एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट पार्ट यूज फॉर कल्चर, मतलब जिस प्लांट का जो प्लांट पार्ट यूज हो रहा है कल्चर के लिए उसी को एक्सप्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे रूट हो गया, मेरिस्टेम हो गया, जिसके अंदर है हेल्दी एंड डिजीज फ्री प्लांट्स आर सिलेक्टेड, मतलब इसके अंदर हेल्दी और जो डिजीज फ्री प्लांट्स होते हैं कल्चर के लिए वो सिलेक्ट किए जाते हैं एक्सप्लांट्स के अंदर। इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, ताकि आगे किसी भी टाइप की कंटामिनेशन ना हो और प्रॉपर ग्रोथ हो पाए प्लांट्स की। इसके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो है मर्करी क्लोराइड, मतलब मर्करी क्लोराइड यूज करते हैं इसके अंदर, एल्कोहल यूज करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर है मीडियम कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और अगार होता है, क्योंकि उनसे जेल लाइक सब्सटेंस में बनाया जाता है, जेल लाइक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है। इसके बाद में इनोकुलेशन आता है, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट इनटू स्टेराइल मीडियम, मतलब इनोकुलेशन का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब होगा कि जो भी एक्सप्लांट है अपना उसको हम स्टेराइल मीडियम के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ताकि उसके अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरियाज की ग्रोथ ना हो, और अगर ग्रोथ हो रखी है तो उसे रिमूव करेंगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां से रिमूव किया जाएगा। इसके बाद में डन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस इनसाइड लेमिनार एयर फ्लो, मतलब इस प्रोसेस को एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर किया जाता है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेमिनार एयर फ्लो, उसके अंदर डन किया जाता है, उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में आता है इंक्यूबेशन, मतलब इंक्यूबेशन क्या होती है, इसके अंदर कल्चर मेंटेन अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट, मतलब इसके अंदर कल्चर को मेंटेन करके रखते हैं कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल लाइट के अंदर। इसके बाद में सब कल्चरिंग आता है, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ कल्चर टू फ्रेश मीडियम पीरियोडिकली, मतलब जैसे जैसे हमने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लांट सेल्स को डाला स्टरलाइज करके, वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो ग्रो करेंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद में एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उनके बाद में उसको न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ट्रांसफर करना होता है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो सब कल्चरिंग के अंदर यही आता है कि जो कल्चर हमारे पास पहले से था उसको फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे टाइम टू टाइम। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस, जिसके अंदर प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हें यूज़ करेगा। तो एक टाइम के बाद अगर न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज नहीं करेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में मेंटेन्स ग्रोथ, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि टाइम टू टाइम इनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। इसके बाद में प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी एक्यूमुलेट नहीं होने देता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके बाद में आता है हार्डनिंग, इसके अंदर प्लांटलेट्स प्रोड्यूस्ड इन लेबर ग्रेजुअली अडेप्टेड टू नेचुरल कंडीशंस बिफोर ट्रांसफर टू सोइल, मतलब इसके अंदर जैसे जैसे हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लांट सेल्स को डाला वो धीरे धीरे ग्रो हुई और प्लांटलेट्स बन जाएंगे। फिर प्लांटलेट्स बनने के बाद में हम क्या करेंगे कि उन्हें धीरे धीरे नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होगी उनके अंदर एक्सपोज करेंगे सोइल के अंदर ट्रांसफर करने से पहले, ताकि वो प्रॉपर्ली रेडी हो जाए, उनके ऊपर अचानक से कोई इफेक्ट ना आए। इसके बाद में आता है एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर की क्या क्या एप्लीकेशन है या फिर कहाँ यूज किया जाता है फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब रैपिड मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज में किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है, कम टाइम के अंदर ही मल्टीपल टाइम्स या फिर मल्टीपल प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन भी इसके अंदर बेसिकली बढ़ जाता है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली वो ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं,
लेकिन प्लांट की ग्रोथ के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स के ग्रोथ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टेनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स, मतलब ये इन्हीं को प्रोड्यूस करता है। जैसे अल्कलॉइड्स हो गए, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही होता है। ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टेनिन्स हो गए और वोलेटाइल ऑयल्स हो गए। इसके बाद में आता है डिजीज फ्री प्लांट्स, मतलब हम डिजीज फ्री प्लांट्स को भी कल्चर करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। इसके अंदर है वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम कल्चर, मतलब मेरिस्टेम एक कल्चर होता है जिसके अंदर प्लांट की मेरिस्टेम को कट किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है और फिर ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि बेसिकली जो मेरिस्टेम होती है प्लांट्स की वो वायरस फ्री होती है। तो ऐसे हम इनको कल्चर करवा के वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स को हम कंजर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड होते जाते हैं, एग्जॉस्ट होते जाते हैं, कमी आती जाती है उनकी। तो ऐसे प्लांट्स को हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू कंजर्व भी कर सकते हैं। इसके अंदर है हेल्प प्रिजर्व रेयर स्पीसीज, मतलब ये जो रेयर स्पीसीज होती है मेडिसिनल प्लांट्स की उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। इसके बाद में आता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब जीन्स के थ्रू भी हम प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर है इम्प्रूव्स ड्रग कंटेंट, यील्ड एंड रेजिस्टेंस, मतलब जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे जीन्स को एड या रिमूव कर सकते हैं जिससे उनका ड्रग कंटेंट बढ़ जाए, प्लांट का यील्ड बढ़ जाए उनकी, और हाईली डिजीज रेजिस्टेंस हो जाए। इसके बाद में आता है जर्मोप्लास्ट प्रिजर्वेशन, मतलब इसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल जो होता है, फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, उसे स्टोर करके रखते हैं। इसके अंदर है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर फ्यूचर यूज, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट का उसे हम स्टोर करके रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए, उसे यूज करके दोबारा न्यू प्लांट जनरेट करने के लिए। उसके बाद में आता है सिंथेटिक सीड्स, जिसके अंदर आर्टिफिशियल सीड्स प्रोड्यूस फ्रॉम सोमेटिक एम्ब्रियोज, मतलब इसके अंदर वो आर्टिफिशियल सीड्स होती है जो कि सोमेटिक एम्ब्रियोज से बनाई जाती है। इसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट्स आते हैं जो कि जीन से या फिर एक दूसरे की जो प्लांट होता है, जैसे प्लांट ए और प्लांट बी है, तो इस प्लांट ए के अंदर प्लांट बी के जीन्स को इंसर्ट करके फिर प्लांट्स जनरेट किए जाते हैं, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर आते हैं। इसके अंदर है प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर डिजायर्ड ट्रेड, मतलब डिजायर्ड ट्रेड्स या फिर डिजायर्ड फीचर्स लेने के लिए हम प्लांट्स में ऐसा करते हैं जिससे हमें हाईली डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स, हाई यील्डिंग प्लांट्स मिल सके। इसके बाद में आता है हमारे एडिबल वैक्सीन, जिसके अंदर डेफिनेशन की हम बात करें तो वह एडिबल वैक्सीन आर वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दैट कैन बी ईटन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, मतलब एडिबल वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में बनाई जाती है, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं और जिससे हमें इम्यूनिटी मिलती है डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की। इसके प्रिंसिपल की हम बात करते हुए जीन कोडिंग फॉर एंटीजन इंसर्टेड इनटू प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर डिजीज का एंटीजन इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट प्रोड्यूसेस एंटीजन प्रोटीन, जिससे कि प्लांट जो है एंटीजन प्रोटीन बनाता है। एंड व्हेन ईटन इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड, और जब इंसान या फिर ह्यूमन उस प्लांट को कंज्यूम करता है तो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो जो डिजीज का पैथोजन या फिर जो वायरस होता है उसके ऊपर डोमिनेट करता है और उसको किल करता है या फिर खत्म करता है। इसके बाद में प्लांट्स यूज है, मतलब कौन कौन से प्लांट्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर, तो वो है पोटैटो, बनाना और टोमेटो। इसके बाद में एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वह है निडल फ्री, मतलब इसके अंदर किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, नो इंजेक्शन रिक्वायर्ड। इसके बाद है लो कॉस्ट, चीपर प्रोडक्शन, मतलब ये चीपर प्रोड्यूस हो जाता है, इसके अंदर लो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की। इसके बाद में इजी स्टोरेज, मतलब लेस रेफ्रिजरेशन नीडेड, मतलब इसके अंदर स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर रेफ्रिजरेशन की कोई खास नीड नहीं होती है। इसके बाद में इजी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूजफुल इन रूरल एरियाज, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है खासकर कि रूरल एरियाज के अंदर। इसके बाद में सेफ एंड पेनलेस, मतलब नो रिस्क ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब ये सेफ है और पेनलेस है क्योंकि इसके अंदर नीडल्स यूज नहीं होती है, तो ये रिस्क भी नहीं होता है कि नीडल यूज्ड है या फिर इन्फेक्टेड। इसके बाद में डिसएडवांटेज की बात करते हुए डोज वेरिएशन, मतलब एग्जैक्ट डोज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब इसके अंदर डोज वेरिएशन के अंदर डिफिकल्टी आती है क्योंकि एग्जैक्ट डोज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते आसानी से। इसके बाद में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है कि एंटीजन में डिग्रेड, मतलब एंटीजन्स डिग्रेड कर सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं मिली, तो ये इसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हो गई। इसके बाद में आता है लिमिटेड एक्सेप्टेंस, जिसके अंदर है स्टिल अंडर रिसर्च, मतलब इसके अंदर लिमिटेड एक्सेप्टेंस हमको देखने को मिलती है क्योंकि ये भी रिसर्च के अंदर है, इसके अंदर प्रॉपर रिसर्च हो रही है, अभी इसकी प्रॉपर इफेक्टिवनेस के बारे में पता नहीं है, और जो पब्लिक होती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है जल्दी से। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो।
साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।